अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ कोई कम्युनिकेट नहीं किया था और मुझे अभी आप लोगों का टास्क दिया गया कोर्स का, तो अभी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों का ग्रुप बना है, उसी ग्रुप में वीडियो लेक्चर का लिंक भी शेयर किया जाएगा और साथ ही स्लाइड्स भी शेयर किए जाएंगे। तो कोर्स में पहला जो आप लोगों का टॉपिक है वो प्री ऑपरेटिव मेडिसन है। तो उस प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन में आज हम सिर्फ 2 ड्रग्स को डिस्कस करेंगे, बेंजोडाइज़ेपिन और ओपियाइड्स को। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि प्री मेडिकेशन किसे कहते हैं। तो एनेस्थीसिया के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम एनेस्थीसिया देते हैं तो इसके बाद सर्जरी स्टार्ट होती है। लेकिन अगर हम ऐसे ड्रग्स यूज़ करें कि वो पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं होता, लेकिन उसको प्रिपेयर किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ द एनेस्थीसिया एंड सर्जरी, वार्ड में या प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया रूम में उसे जो मेडिकेशन दिया जाता है उसको हम प्री मेडिकेशन कहते हैं। प्री मेडिकेशन का मकसद क्या होता है कि इसमें जो हम इंडक्शन करते हैं एनेस्थीसिया का या एनेस्थीसिया के मेंटेनेंस ड्यूरिंग सर्जरी करते हैं वो आसानी से और स्मूथली हो। क्योंकि जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में आता है तो उसको डर होता है अब द सर्जरी, वो डरते हैं जिसकी वजह से उसकी जो वाइटल्स है, स्पेशली ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, वो इंक्रीज़ होता है। तो वो इरिटेट भी होता है, तो उसकी सही तरह से हम एनेस्थीसिया की इंडक्शन सही तरह से नहीं कर सकते और वो एनेस्थीसिया की इंडक्शन और मेंटेनेंस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। तो उस नेगेटिव इफ़ेक्ट से बचने के लिए हम उसको पहले से कुछ इस तरह के ड्रग्स देते हैं जिसकी वजह से उसकी जो प्री ऑपरेटिव उसका जो डर होता है, जो फियर होता है, या अगर उसको कोई डिजीज़ की वजह से पेन हो रही है या उसको वोमिटिंग आ रही है, तो वो कंडीशन हम पहले से ही अवॉइड कर ले, तो हमारे साथ इंडक्शन भी स्मूथ होगा और मेंटेनेंस भी स्मूथ होगा। तो इसके लिए जो ड्रग्स देते हैं उसको हम प्री मेडिकेशन कहते हैं। प्री मेडिकेशन के ड्रग्स हम कब देंगे? ये हम इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया से पहले देंगे और इसके लिए आपको प्री एनेस्थीसिया प्रिपरेशन रूम या वार्ड में जाना चाहिए ताकि आप वहाँ पर पेशेंट को असेस करें और उसकी जो कंडीशन है, जो मेडिकल कंडीशन है, उसके मुताबिक उसको प्री मेडिकेट करें। अब ये ड्रग्स कब कितने टाइम पहले देने चाहिए? तो ये 1 to 2 आवर बिफोर द प्रोसीजर हम उसको ये ड्रग्स देंगे ताकि वो अपना असर शो करे और पेशेंट का जो फियर होता है वो ख़त्म हो जाए। अब कौन कौन से ड्रग्स देंगे और क्यों देते हैं? तो जिस तरह मैंने बता दिया कि फियर होता है, फियर या एंजाइटी होता है, तो उस एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए हम एंजाइलोटिक्स ड्रग्स देते हैं। फॉर एग्जांपल मिडाज़ोलाम, दिस इज़ यूज्ड एज ए प्री मेडिकेशन फॉर द एंजाइलोटिक पर्पस। तो इससे क्या होगा? एक तो उसका फियर ख़त्म हो जाएगा और दूसरा उसको रेट्रोग्रेड एमनीजिया प्रोड्यूस, एमनीजिया कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए उसका मेमोरी हम लॉस करते हैं ताकि सर्जरी के दौरान या एनेस्थीसिया के इंडक्शन के दौरान जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं वो उनसे बाद में उनसे नाखबर रहे, उसको याद ना हो। क्योंकि अगर वो इसको याद आती है तो दैट प्रोड्यूस द नाजियस स्टिमुलस, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम उसको थोड़ा सा एमनेजिक करते हैं, उसका मेमोरी लॉस करते हैं। दूसरा जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं वो पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। तो पेन, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उस कैंसर है, उसको ट्यूमर है उसमें मौजूद है, तो ट्यूमर यूजुअली प्रेजेंट होता है विद द पेन, तो उसको सर्जरी से पहले बहुत पेन होता है, तो उसी पेन को ख़त्म करने के लिए हम एनाल्जेसिक प्री ऑपरेटिवली देते हैं ताकि उसका जो पेन है वो ख़त्म हो जाए।
तीसरा जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं वो एंटीसाइलोगॉग हैं। एंटीसाइलोगॉग कहते हैं वो ड्रग जो सलाइवेशन को कम करते हैं। तो सलाइवेशन को हम क्यों कम करते हैं? इसीलिए क्योंकि जब हम इंट्यूबेशन करते हैं तो अगर सलाइवा बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे जो ट्यूब इंजर्शन है वो सही तरह से नहीं होते। दूसरा वो जो सलाइवा है या दूसरा जो कंटेंट होते हैं वो लंग्स में भी जा सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम एंटीसाइलोगॉग देते हैं ताकि जो सलाइवेशन है वो कम हो जाए और आसानी के साथ इंट्यूबेशन हो जाए। फॉर एग्जांपल एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट। इसके अलावा जो चौथा ड्रग हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द एंटीएमेटिक्स। एंटीएमेटिक का मतलब है वो ड्रग जो हम वोमिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट इंडक्शन के दौरान वोमिट कर जाते हैं, ठीक है, तो वो पेशेंट चूँकि अनकॉन्शियस होते हैं तो वो गैस्ट्रिक यानी स्टमक का जो कंटेंट है वो लंग में आसानी के साथ जा सकते हैं और वहाँ पर निमोनिया काज कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे ड्रग यूज़ करें जो गैस्ट्रिक एस्पायरेशन या वोमिटिंग जो है उसको प्रिवेंट कर लें तो हमारे पास निमोनिया नहीं होगा और इंट्यूबेशन भी आसानी के साथ होगी। फॉर एग्जांपल ऑन्डनसेट्रॉन। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं। बीटा ब्लॉकर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जब हम इंट्यूबेशन करते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट ज़्यादा होते हैं। तो उससे बचने के लिए हम बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एस्मोलॉल। अब पहले आते हैं टू द बेंजोडाइजेपिन जो कि एज एंजाइलोटिक हम यूज़ करते हैं। बेंजोडाइजेपिन इज़ द क्लास ऑफ ड्रग जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स अवेलेबल है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में एक एग्जांपल दिया मिडाज़ोलम का, तो इसमें की तरह और भी ड्रग्स इसमें इंक्लूड हैं। बेंजोडाइजेपिन क्या करते हैं? सिडेशन प्रोवाइड करते हैं एंड हाइप्नोसिस। थोड़ा सा उसको हम सिडेट भी इससे कर सकते हैं, हाइप्नोटाइज भी कर सकते हैं और उसका जो मेमोरी है वो भी लॉस कर सकते हैं, एमनीसिया। तो इससे उसका जो फियर है वो कम होगा ड्यू टू द सर्जरी। इसके अलावा चूँकि ये सिडेशन काज करते हैं तो जो इंट्राऑपरेटिवली हम इंडक्शन के दौरान सिडेटिव ड्रग्स देते हैं तो उसका नीड भी इससे कम होता है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी समवट जो है वो सिडेट होते हैं। तो हम इंडक्शन के दौरान फिर ड्रग्स को कम यूज़ करेंगे। तो इंट्राऑपरेटिवली जो एनेस्थेटिक की नीड है उसको कम करते हैं। इसमें जो मुख्तलिफ बहुत सारे ड्रग्स इसमें इंक्लूड हैं, लेकिन जो ड्रग हम प्री ऑपरेटिवली यूज़ करते हैं वो है हमारे पास डाइज़ेपाम जो कि वेलियम के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ब्रोमाज़ेपाम लेक्सेटोनिल की ब्रांड नेम उसका है, और मिडाज़ोलम जिसका ब्रांड नेम डार्मीकम है। अब ये किस तरह एक्शन करते हैं बेंजोडाइजेपिन जो क्लास ऑफ ड्रग है? हमारे पास ब्रेन में एक किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर को कहते हैं गाबा ए रिसेप्टर, और इस गाबा ए रिसेप्टर पर जो न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं गाबा यानी गेमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। गेमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड जो है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब है कि वो इनहिबिशन करते हैं, सिग्नल ट्रांसमिशन उसमें नहीं होगा। अब जैसे हम ड्रग्स देते हैं बेंजोडाइजेपिन तो ये हमारे पास इस न्यूरोट्रांसमीटर को स्टिमुलेट करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ होगा और जाके गाबा रिसेप्टर पर एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से गाबा रिसेप्टर के ऊपर एक चैनल होता है क्लोराइड चैनल, वो क्लोराइड चैनल ओपन हो जाते हैं। अब क्लोराइड चैनल जब ओपन हो जाते हैं तो आप लोगों ने डीपोलराइजेशन नर्व स्टिमुलेशन में पढ़ा होगा कि वहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिमॉन्स्ट्रेट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास गाबा रिसेप्टर, ठीक है, क्या है? गाबा रिसेप्टर है। जब ड्रग्स आ जाते हैं बेंजोडाइजेपिन और इसके साथ बाइंड हो जाते हैं तो यहाँ पर एक चैनल होता है जिसको हम कहते हैं क्लोराइड चैनल। अब नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है?
नेगेटिव होता है -70 मिलीवोल्ट। तो नर्व में इम्पल्स मैसेज तब जाएगा जब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। पॉजिटिव में किस तरह कन्वर्ट होगा कि जब पॉजिटिव चार्ज इनसाइड आ जाते हैं तो इसका जो नेगेटिविटी है वो कम होता जाएगा और पॉजिटिविटी उसका इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर इसमें मैसेज जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्लोराइड चैनल ओपन होता है। क्लोराइड पर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। तो एक तरफ हमारे पास जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो ऑलरेडी नेगेटिव है और दूसरी तरफ नेगेटिव अंदर और भी ज़्यादा है, तो ये नेगेटिविटी फर्दर इंक्रीज़ होगा। और जब नेगेटिविटी इंक्रीज़ होते हैं तो इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, और हाइपर पोलराइजेशन में फिर मैसेज नहीं जाएंगे, तो इनहिबिशन ऑफ द मैसेज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन और इनहिबिशन होगा। तो जब इम्पल्सेस नहीं जाएंगे इनसाइड द ब्रेन तो ब्रेन अपना फंक्शन नहीं करेगा, जिसको हम कहते हैं सेडेशन। तो पेशेंट बिकम सेडेटेड। तो इसी तरह ये सेडेशन काज करते हैं। अब बॉडी पर इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? तो एक तो ये ड्राउनेस एंड एम्पेयर जजमेंट, क्योंकि ये हाइप्नोसिस करते हैं, सेडेशन करते हैं, तो इसमें पेशेंट जो है वो ड्राउजी होगा, सही तरह से बात को नहीं समझेगा। दूसरा, ये माइकोडियल डिप्रेशन करते हैं, बीपी को भी कम करते हैं और हार्ट रेट को भी कम करते हैं। माइकोडियल डिप्रेशन का मतलब क्या है? हार्ट रेट प्लस बीपी दोनों को डिक्रीज करते हैं। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन भी कम करते हैं, जो टाइडल वॉल्यूम है वो भी कम लेगा और हर रिस्पायरेटरी रेट भी कम होगा, सही तरह से सांस नहीं ले पाएगा। और चौथा जो है इचिंग ऑन द स्किन होगा। डोज इसका क्या है? प्री ऑपरेटिव डोज। इसकी दो डोजेज हैं, एक है प्री मेडिकेशन डोज और एक है नॉर्मल डोज। तो नॉर्मल डोज की बात हम यहाँ पर नहीं करते, हम प्री मेडिकेशन, ये डोज जो है ये प्री मेडिकेशन की डोज हैं जो हम इंडक्शन से पहले देते हैं। तो डाइज़ेपाम हम देते हैं 10 मिलीग्राम IM इंट्रामस्कुलर। मेडाजोलाम जो है वो 2 to 3 मिलीग्राम IV। क्योंकि डाइज़ेपाम का डोज इसलिए ज़्यादा है कि उनकी उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो स्लो है लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा है, जबकि मेडाजोलाम जो है इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिड है और ड्यूरेशन कम है, तो इसलिए इसका डोज कम देते हैं। ब्रोमाज़ेपाम जो है ये भी लॉन्ग एक्टिंग है और इसका डोज है 6 to 18 मिलीग्राम इंट्रावास्कुलर, यानी वेन में, इंट्रावीनियस हम देंगे। अब आते हैं टुवर्ड द सेकंड ड्रग, दैट इज़ द ओपियाइड्स। ओपियाइड्स जिस तरह नाम से जाहिर है, दीज आर अप्यूम डिराइव्ड, ये अप्यूम से डिराइव्ड होते हैं। अप्यूम जिस प्लांट में पाए जाते हैं उस प्लांट को हम कहते हैं पोपी। पोपी प्लांट जो है इससे अप्यूम हासिल किया जाता है। तो ये जो अप्यूम ओपियाइड्स ड्रग है ये भी पोपी प्लांट से हासिल किया जाता है। पोपी प्लांट का नाम है पेपावेरम सेमनिफेरस, उसका नाम है पेपावेरम सेमनिफेरस। और ये हमारे पास एनेस्थीसिया की प्री मेडिकेशन में भी एज एनाल्जेसिक हम यूज़ कर सकते हैं और सर्जरी के दौरान इंट्राऑपरेटिवली भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द एनाल्जेसिक, और पोस्ट ऑपरेटिवली भी एज एनाल्जेसिक हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी कहते हैं। वो इसलिए, एक तो ये एनाल्जेसिया काज करते हैं, पेन को रिलीव करते हैं, तो इस बेस पे ये एनाल्जेसिक हुआ। नार्कोटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिडेशन भी मौजूद है, ये पेन को भी कम करते हैं और सिडेशन भी करवाते हैं, तो इसलिए हम इसको नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहते हैं। इसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन काज करते हैं, तो एज अ एंटी डायरियल हम भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ एंटीटोसिव भी यूज़ करते हैं। एंटीटोसिव का मतलब है अगेंस्ट द कफ, कफ के लिए भी हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये इसका एक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी में नेचुरल पेन किलर भी मौजूद होते हैं, जो छोटे मोटे पेन जो हमें होते हैं उससे हमें निजात दिलाते हैं। वो है हमारे पास एंडोर्फिन एंड एनकेफेलिन। तो उसकी तरह ये जो ओपियाइड है ये भी काम करते हैं, ये भी पेन से उसी तरह रिलीफ करते हैं
किस तरह करते हैं कि जो पेन का थ्रेशोल्ड होता है उसको ज़्यादा करते हैं, क्योंकि एनकाफलिन और एंडोर्फिन का जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो बहुत कम होते हैं। वो बहुत जो कमज़ोर किस्म की पेन होते हैं उससे हमें निजात दिलाते हैं। जब पेन का थ्रेशोल्ड ज़्यादा हो तो फिर हमें पेन होता है, एंडोर्फिन और एनकाफलिन काम नहीं करते। तो अगर हम ओपियाइड्स यूज़ करें तो वो इस थ्रेशोल्ड को ज़्यादा करेंगे। तो अब अगर शार्प पेन भी आ जाए तो हमें वो फील नहीं होते। इसको क्लासिफाई किया गया है 4 में। जो नेचुरल हमारे पास है वो उसमें है मॉर्फिन और कोडीन। सेमी सिंथेटिक जो है वो है डाइमॉर्फिन जिसको हम हेरोइन कहते हैं, और हाइड्रोकोडोन। सिंथेटिक जो अवेलेबल है वो है पिथिडीन, नेल्बुपिन एंड ट्रामाडोल, जो कि नेल्बिन और ट्रामाल के नाम से आते हैं। और एक है एंटागोनिस्ट, इसका जो इफेक्ट को रिवर्स करते हैं, दैट इज़ द नेलक्सोन। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओपियाइड रिसेप्टर मौजूद होते हैं और पेरिफेरल टिश्यू में भी होते हैं। स्पेसिफिकली जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है तो उस एरिया पर इसका अपना रिसेप्टर्स है जिसको हम ओपियाइड रिसेप्टर कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ओपियाइड रिसेप्टर हमारे पास ये 3 हैं, म्यू, कैपा एंड डेल्टा। तो ये इसी 3 पर एक्ट करते हैं और पेन की थ्रेशोल्ड को ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन फील नहीं होता। लेकिन हर एक ओपियाइड का इस रिसेप्टर पर डिफरेंट फंक्शन है। कुछ जो है वो पेन को रिलीव करते हैं, कुछ जो है वो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन काज करते हैं, एंड मैनी सो ऑन। क्योंकि कुछ इसमें एज एगोनिस्ट काम करते हैं, पेन को रिलीव करते हैं, कुछ एज एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट और कुछ एंटागोनिस्ट काम करते हैं। अब इसका बॉडी पर एक्शन क्या होगा? तो एक एक्शन इसका है एनाल्जेसिक इफेक्ट, कि ये पेन को रिलीव करता है। दूसरा जो है वो सिडेशन, जिस तरह नारकोटिक का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं तो इट काज सिडेशन लाइक मॉर्फिन, क्योंकि वो लॉन्ग एक्टिंग है तो ज़्यादा सिडेशन वो काज करते हैं। इसके अलावा यूफोरिया ये काज कर, यूफोरिया कहते हैं प्लीजेंट मूड। तो इसीलिए जो एडिक्ट लोग हैं वो भी ओपियाइड को यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द प्लीजेंट मूड, जिसको हम कहते हैं यूफोरिया। लेकिन बाज़ लोगों में ये डिस्पोरिया भी कॉज करते हैं। डिस्पोरिया कहते हैं अनप्लीजेंट मूड को। इसके अलावा ये इट कॉज रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। अगर ज़्यादा डोज में हम यूज़ करें, डोज डिपेंडेंट रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, अगर ज़्यादा डोज में हम इसको यूज़ कर लें तो ये रिस्पायरेटरी डिप्रेशन काज करते हैं। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन का मतलब क्या है कि रिस्पायरेटरी रेट को भी कम करते हैं और डेप्थ ऑफ द रिस्पायरेशन को भी कम, वो शैलो ब्रीथिंग लेते हैं, वो जिसको हम कहते हैं डिस्निया। ठीक है, वो सही तरह से सांस नहीं ले पाते। इसके अलावा एक्ट एज एंटोटोसिव इफेक्ट। एंटोटोसिव इफेक्ट का मतलब क्या है कि इट काज द रिड्यूस द कफ रिफ्लेक्स। जो कफिंग है उसको ये कम करते हैं। पर्टिकुलरली जो नॉन प्रोडक्टिव कफ होते हैं, ड्राई कफ होते हैं, उसके लिए भी यूज़ होते हैं। जिस तरह डेक्स्ट्रोमेथर्फेन है, पल्मोनॉल की फॉर्म में वो सिरप अवेलेबल हैं। इसके अलावा इट काज नाजिया एंड वोमिटिंग, क्योंकि ब्रेन में एक सेंटर है जिसको हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। जब वो स्टिमुलेट हो जाते हैं तो नाजिया एंड वोमिटिंग स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ओपियाइड इसी रिसेप्टर्स को, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से नाजिया एंड वोमिटिंग होती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इसका इफेक्ट ये है कि ये ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं। ठीक है, क्यों ब्लड प्रेशर को कम करते हैं? क्योंकि जिस सेंटर से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है उससे हम कहते हैं वेजोमोटर सेंटर। तो उसी वेजोमोटर सेंटर को ये ब्लॉक करते हैं, तो वहाँ पर फिर इम्पल्सेस नहीं आएंगे और ये जो ब्लड वेसल है ये डायलेट होता जाएगा, आर्टरियोल्स। ठीक है, तो जब ब्लड प्रेशर आर्टरियोल डायलेट होता है तो हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि प्रेशर बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी
फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरा ज़्यादा होगा, या एक ज़्यादा होता है तो दूसरा कम होगा, अपोजिट होगा। तो अब यहाँ पर जब वो वेसल डायलेट हो जाते हैं तो एरिया ज़्यादा होगा, जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, तो इसीलिए ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर इसका इफेक्ट क्या है कि इट रिड्यूस पेरिस्टाल्सिस मोमेंट, जो पेरिस्टाल्सिस मोमेंट होता है वो रिड्यूस करते हैं। तो जीआईटी मसल पर स्पाज्म में होगा, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो इट काज कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन ये काज करते हैं, तो इसलिए हम एज अ एंटी डायरियल यूज़ करते हैं ऐसी ड्रग्स को। अब इसका यूज़ क्या है, तो हम इसको एज अ एनाल्जेसिया एनाल्जेसिक के तौर पर यूज़ करते हैं, ताकि जो मॉडरेट या सीवियर पेन बॉडी में जहाँ पर भी हो उसको ये रिलीफ पहुँचा दें। तो वो पेन कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, लाइक माइकोर्डियल इन्फॉक्शन, जो हार्ट अटैक का पेन होता है उससे ये बचाते हैं। या स्टोन का होता है, कोलिक कहते हैं स्टोन को, अगर स्टोन गाल ब्लैडर में है जिसको हम बाइलरी कोलिक कहते हैं, किडनी में है जिसको हम रीनल कोलिक कहते हैं, या यूरिटर्स में है जिसको हम यूरिटरी कोलिक कहते हैं, तो जहाँ पर भी स्टोन हो तो उसी वजह से जो पेन होता है उसको ये रिलीफ करते हैं। फ्रैक्चर ऑफ बोन्स की वजह से पेन अगर हो, एक्सीडेंटल इंजरीज या कैंसर की वजह से अगर पेन हो, तो इन तमाम कंडीशन जिसमें पेन ज़्यादा होते हैं तो उससे ये रिलीफ पहुंचा देते हैं। लेकिन आम तौर पर जो है पेन प्रोड्यूस होता है, लाइक हेडेक होता है या जॉइंट्स में पेन होता है ओल्ड एज में, तो इसमें हम ये यूज़ नहीं करते क्योंकि बंदा इसका फिर एडिक्ट बन जाता है। तो इसीलिए हम ओपियाइड्स को ओनली इन द सीवियर कंडीशन यूज़ करते हैं, आम कंडीशन में हम इसे यूज़ नहीं करते। एज अ एंटूटूसियो तो ये क्या करते हैं, इरिटेशन को कम करते हैं, क्योंकि जब ट्रेकिया में कोई चीज़ होता है तो हम कफिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये उस इरिटेशन को, जो ऑब्जेक्ट इरिटेशन काज करते हैं, उस इरिटेशन को ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से कफ कम होगा। या अगर ड्राई कफ हो, नॉन प्रोडक्टिव कफ यानी ड्राई कफ हो, तो उसको कम करते हैं। जिस तरह मैंने बता दिया कौन सा ड्रग यूज होते हैं, डेक्स्ट्रो मेथरफेन, ये एज एक ओपियाइड है जो कि एंटूटोसिव यानी एंटी कफ यूज़ होते हैं। इसके अलावा हम इसको एज अ प्री मेडिकेशन भी यूज़ करते हैं। तो प्री मेडिकेशन में एक तो जो मूड बंदे का ख़राब होता है ड्यू टू द सर्जरी की वजह से उसके ऊपर टेंशन होता है, तो उस टेंशन को ख़त्म कर लेते हैं और उसको अच्छे मूड में लेके आते हैं, जिसको हम यूपोरिया कहते हैं। दूसरा, अगर उसको पेन हो रही है तो उस पेन को कम करते हैं, एंजाइटी एंड फियर को भी कम करते हैं। एनेस्थीसिया में के दौरान भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक इंडक्शन भी हम इससे करवा सकते हैं, जिसमें हम फेंटानिल देंगे 0.02 टू 0.075 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से इसका डोज है, या मार्फिन हम यूज़ करते हैं 1 to 3 मिलीग्राम पर केजी, तो ये उसका डोज है। इसके अलावा एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाते हैं तो इसमें भी हम यूज़ करते हैं। किस तरह हम यूज़ करते हैं, क्योंकि दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है प्रीलोड और दूसरा है आफ्टर लोड। प्रीलोड कहते हैं कि जो ब्लड हार्ट की तरफ आते हैं और वो हार्ट पर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, इसको हम प्रीलोड कहते हैं। और आफ्टर लोड ये इसी कहते हैं कि जो एओर्टा में रेजिस्टेंस होता है हार्ट के लिए, ठीक है, तो उसको हम आफ्टर लोड कहते हैं। तो ये इन दोनों को कम करते हैं, तो हार्ट पर बाहर की ब्लड की वजह से भी प्रेशर कम पड़ेगा और इसकी अपोजिट एओर्टा में भी प्रेशर कम है। तो हार्ट नॉर्मली अगर कंट्रैक्ट होते हैं तो उस पर कोई प्रेशर नहीं होगा। सो दीज आर ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इसमें हमने 2 ड्रग डिस्कस की, आगे जो है हम नेक्स्ट वीक जो है दूसरा
ड्रग्स जो प्री ऑपरेटिवली यूज़ होते हैं उसी को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, अगर आप लोग इस असाइनमेंट को ड्यू टाइम जो उसका प्रॉपर टाइम है उस पर सबमिट कर लें तो आप लोगों की पूरी वीक का अटेंडेंस लगेगी। असाइनमेंट ये है कि ये जो ड्रग्स मैंने दिया है 5 ड्रग्स हैं, इसी 5 ड्रग्स के आप लोग डोज़ मालूम करें। लेकिन कौन सा डोज़? प्री मेडिकेशन डोज़। ये प्री मेडिकेशन में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका डोज़ क्या होगा, तो आप उसको लिख ले, जिस तरह भी लिखना है, पिक्चर निकालना है, जो भी है, और उसे मुझे सेंड कर ले ताकि मैं आप लोगों की पूरी वीक का अटेंडेंस जो है वो लगा। जिन्होंने संडे तक सबमिट नहीं किया, मंडे तक, तो उसका अटेंडेंस नहीं लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।